कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन कहा जाने वाला प्रेडेटर ड्रोन जल्द ही भारत की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात कर दिया जाएगा। भारत ने 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर अमेरिका से डील कर ली है। चेन्नई में ऐसे 2 प्रेडेटर ड्रोन नौसेना के पास हैं, जो उसने 2020 में समुद्री निगरानी के लिए अमेरिका से लिए थे। अब गुड न्यूज टुडे प्रेडेटर ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके लिए सीधे चेन्नई के INS रजाली से सामने लाया है। ये ड्रोन पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के आसपास तैनात किए जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जल्द आने वाला है हिंदुस्तान का नया आसमानी सुरक्षा कवच। तकनीक और सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो अब हिंद की सेना का सिपह सलार बनने को तैयार है। अमेरिका का ये वही हंटर किलर ड्रोन है जिसे खरीदने के लिए अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की। अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जाने हैं, जिनमें 15 नौसेना और बाकी सेना और वायुसेना के होंगे। गुड न्यूज टुडे आज आपके लिए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है। GND के संवाददाता मंजीत नेगी ने चेन्नई में INS रजाली में जाकर प्रेडेटर ड्रोन की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज की, जहां पर पहले से ही 2 लीज पर लिए ड्रोन मौजूद हैं। ये वो दोनों ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल नेवी नवंबर 2020 से समुद्री सीमा की निगरानी के लिए कर रही है। नौसेना ने अपने ऑपरेशन के दौरान लीज पर ली गई इन ड्रोन से 12,000 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भर चुकी है। भारतीय नौसेना अपने रजाली नेवल बेस पर 2 प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये प्रीडेटर ड्रोन एक बार में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक निगरानी कर सकते हैं, यानी कि पूरे भारतीय समुद्री सरहद की निगरानी कर सकते हैं। और जहां तक मारक क्षमता की बात है, हेलफायर मिसाइल से लेकर तमाम अत्याधुनिक मिसाइल से इसे लैस किया गया है। प्रीडेटर ड्रोन को आसमान से मौत बरसाने वाला ड्रोन कहा जाता है और इस वक्त ये दुनिया का सबसे घातक और कारगर ड्रोन माना जाता है। प्रीडेटर ड्रोन आसमान का वो सिकंदर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार टारगेट पहचान ले तो ये उसे निस्तो नाबूद करके ही दम लेता है। इस ड्रोन की खासियत यही है कि उसके आने जाने की खबर तक नहीं चलती जब तक वो हमला नहीं कर देता। अमेरिका इसे हंटर किलर UAV कहता है और अब यही हंटर किलर समंदर से आसमान तक भारत की निगरानी करेगा। इनकी मारक क्षमता को देखें तो ये कई मायनों में खास है। ये निश्चित सिर्फ समंदर की सतह पर बल्कि गहरे समंदर के अंदर पनडुब्बी को भी ढूंढने का काम कर सकता है। सोनोबॉय डिवाइस की मदद से ये आवाज को पकड़कर पनडुब्बी को ढूंढ सकता है और उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। इसी तरह से ये बहुत ऊंचाई पर उड़कर मिसाइल के जरिए दुश्मन के किसी भी ठिकाने को, किसी भी टारगेट को आसानी से नेस्त नाबूद कर सकता है। आने वाले दिनों में अगर देखें अनमैन्ड वॉरफेयर को देखें तो ये सबसे घातक हथियार के तौर पर भारत की तीनों सेनाओं में शामिल होगा। MQ-9B प्रेडेटर लॉन्ग रेंज इंडोरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहता है। इसमें 4 AGM 114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं जो हवा से जमीन पर सटीकता से हमला करती है। इसके अलावा 2 लेजर गाइडेड GBU-12 पवेटू बम भी लगाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें ब्रिमस्टोन मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। ये ड्रोन 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट जिसको हम सी गार्डियन भी कहते हैं, ये इंडियन नेवी के साथ नवंबर 2020 से है हमारे पास। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 40,000 फीट पर 30 घंटे से भी ज्यादा की एंड्योरेंस हमें देता है। मतलब एक बार टेक ऑफ करके पूरे हिंद महासागर में कहीं पर भी कोई मिशन कैरी आउट करके सेफली लैंड बैक कर जाएगा 30 घंटे से ज्यादा एंड्योरेंस के साथ। हिंद महासागर की निगरानी के लिए 2500 से 3000 मील तक उड़ान भरनी होती है। एक बार उड़ान भरने के बाद प्रेडेटर ड्रोन लगातार 30 घंटे तक ऑपरेशन में तैनात रह सकता है। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों ही जगह की निगरानी और छानबीन के लिए ये ड्रोन काफी असरदार साबित हुआ है। इस ड्रोन में सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वो डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के भीतर की आवाजों को डिटेक्ट करता है और गहरे पानी में छिपे पनडुब्बियों को आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल के इस्तेमाल से उन्हें नष्ट कर देता है। लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रियल टाइम बैटल को लाइव दिखा सकता है। यानी अगर सेनाएं प्रेडेटर ड्रोन से दुश्मन के खिलाफ कोई ऑपरेशन करती है तो उसे लाइव देखा जा सकता है।
सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट केपेबल है ऊंचे पहाड़ों पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा फीट इसकी सीलिंग है और इस पे अगर आप डी आइसिंग कैपेबिलिटी है, फिर ये आपका काफ़ी देर तक ऊपर ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि ये लाइव वीडियो फीड देता है कोई भी आपकी फील्ड यूनिट को और दिल्ली को, हेडक्वार्टर्स को। तो आप उस फीड को लेके आप इंस्टेंट और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत एडवांस कैपेबिलिटी है। वो दिन दूर नहीं जब प्रीडेटर ड्रोन भारत की सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद होगा। समंदर की सरहदों के साथ साथ एलओसी और एलएसी पर भी प्रीडेटर ड्रोन से न सिर्फ चौकसी बढ़ने वाली है, बल्कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का तत्काल माकूल जवाब दिया जा सकेगा। मंजीत नेगी, INS रजाली, चेन्नई, गुड न्यूज टुडे। तेज रफ्तार के साथ विस्फोटक हथियार और अचूक वार, ये तीनों इस प्रीडेटर ड्रोन में एक साथ नजर आता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी खुफिया निगरानी की क्षमता है, जो दुनिया के तमाम ताकतवर देशों में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन से इसे काफी अलग बनाती है। जी हाँ, देखिए जानकारी भी दे देते हैं कि भारत में ये ड्रोन दरअसल देखिए पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के आसपास तैनात किए जा सकते हैं। इनकी तैनाती ट्राई सर्विसेज के तहत तैनात की जाएगी और समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए खासियत क्या है। बिल्कुल, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन रिमोट से उड़ाया जाता है। इसे चलाने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, जो ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चला सकते हैं, उड़ा सकते हैं। इसकी लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन यानी चौड़ाई 65.7 फीट, ऊंचाई है 12.6 फीट। बिल्कुल, सर्विलांस, जासूसी या फिर दुश्मन के ठिकाने पर छुपके से हमला करने जैसे मिशन इसके बाएं हाथ का खेल है। इसे अंजाम या आसानी से दे सकता है। जी हाँ, ये ड्रोन जो है वो सेंसर युक्त कैमरा से लैस किया गया है, जो अपने दुश्मन के विमान की 3 किलोमीटर दूर से ही तस्वीर आसानी से ले सकता है। प्रीडेटर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। आमतौर पर 25,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ाया जाता है। जी हाँ, इसकी मारक दूरी की बात कर लें तो 11,112 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में आधी दुनिया बड़ी ही आसानी से आ जाती है। इस ड्रोन की रफ्तार है 388 किलोमीटर प्रति घंटा। 1746 किलोग्राम पेलोड ले जाने की इसमें क्षमता है। 1361 किलोग्राम बाहरी स्टोर भी इसमें शामिल है। हेलफायर लेजर गाइडेड मिसाइल साथ में ले जाने की भी इसमें भारी क्षमता है। अब देखिए, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन रक्षा क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते दखल का भी एक गवाह बनता जा रहा है। सेना, वायुसेना के बाद नौसेना में अपनी महिलाएं अपनी काबिलियत का दम साबित कर रही हैं। अब प्रीडेटर ड्रोन के पहले मिशन कमांडर के तौर पर एक महिला को चुना गया है। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा को इस ड्रोन के पहले मिशन कमांडर के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वर्षा इससे पहले ड्रोनियर विमान पर तैनात थी। दुनिया के सबसे घातक MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की एक्सक्लूसिव कवरेज के बीच में हम आपको एक खास तस्वीर और एक खास बात दिखाने जा रहे हैं। इस ड्रोन की पहली महिला अधिकारी जो मिशन कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा, उनसे आपको मिलवाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस कैसे है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिशन कमांडर के तौर पर MQ-9 ड्रोन के तौर पर मिली है। इससे पहले मैं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में थी, जहां हम लोग फ्लाइंग कैरी आउट करते थे। डॉर्नियर से मेरा चयन MQ-9 ब्रावो के लिए किया गया, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और डॉर्नियर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं इसमें यूज़ करती हूँ और अपने मिशंस बहुत जिम्मेदारी के साथ हम पूरा करते हैं इसमें। हमने देखा कि पिछले सालों में तीनों सेनाओं में, चाहे हम वायुसेना में देखें, फाइटर में राफेल और सुखोई महिलाएं उड़ा रही हैं, नौसेना में शिप पर महिलाएं तैनात हैं, सेना में हैं। नौसेना में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पहले इस ड्रोन के मिशन कमांडर के तौर पर मिली है। आपके लिए किस तरह की फीलिंग आपके मन में आती है? जैसे कि अब इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में भी हर जगह महिला ऑफिसर्स आगे बढ़ चढ़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रही हैं। मेरे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि मुझे इसमें काम करने का मौका मिला और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अच्छे तरीके से पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत धन्यवाद। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा, जो कि पहली मिशन कमांडर हैं घातक MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की, जो आने वाले दिनों में तीनों, न सिर्फ नौसेना बल्कि तीनों सेनाओं का हिस्सा बनेगा। 31 ऐसे ड्रोन होंगे जो भविष्य की लड़ाई के लिए भारत की तीनों सेना की ताकत को बढ़ाएंगी और उस ताकत में महिला अधिकारियों का भी बराबर का योगदान रहेगा।
और चलिए बात कर लेते हैं गणपति उत्सव की और पहले दर्शन लाल बादशाह राजा के दरबार के। ये गणपति पंडाल मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है, जहां देश नहीं विदेशों से भी लोग गणपति की एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं। क्या खास क्या आम, हर कोई यहां पहुंचने वाला बप्पा की भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। इस बार भी लाल बादशाह राजा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाल बादशाह राजा के दरबार में अब तक 75 लाख लोग पहुंच चुके हैं, हाजिरी लगा चुके हैं। यही नहीं, बप्पा के चरणों में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा भी चढ़ चुका है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि कैसे इस बार भी सर चढ़कर बोल रहा है लाल बादशाह राजा के दरबार का ये जलवा। लालबाग के राजा के बाद अब बात मनौती के राजा की, जिनको लखनऊ में स्थापित किया गया है। मनौती के राजा के दर्शन के लिए यहाँ लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अनोखे अंदाज में गणपति से फरियाद कर रहे हैं। देखिए लखनऊ से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मनौतियों के राजा इस खूबसूरत गणेश पंडाल में बप्पा से भक्त जो मांगते हैं वो मांग यानी मनौती पूरी होती है। ये श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है, इसलिए इस पंडाल का नाम ही मनौतियों के राजा है। मुंबई के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ में गोमती के तट पर इस भव्य पंडाल में विघ्नहर्ता अपने दिव्य रूप में विराजमान है और उनकी पूजा पूरे विधि विधान से हो रही है। एक तरफ पूजा पाठ तो दूसरी ओर एग्जाम हॉल जैसा नजारा, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर गणेश पंडाल में ये लोग कैसी परीक्षा दे रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये सब परीक्षा नहीं दे रहे, बल्कि बप्पा का आशीर्वाद पाने का एक विशेष तरीका है। लखनऊ में भी मनौतियों के राजा विराजमान हैं और खास बात ये है कि लखनऊ में इस पूजा की परंपरा जब शुरू हुई थी उस समय से ही एक अनूठी परंपरा यहाँ चल रही है। वो ये है कि मनौतियों के राजा के नाम लोग एक चिट्ठी लिखते हैं। इसके पीछे विघ्नहर्ता गणेश है, लेकिन चिट्ठी के पीछे क्या परंपरा है? ये परंपरा, ये पंडाल का नाम मनौतियों के राजा है। यहाँ पर हमारा विश्वास है कि हम लोग जो चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी में हम लोग 108 बार ओम गणपति नमः लिखते हैं और नीचे अपनी मनोकामना लिखते हैं। यहाँ भक्त लोग चिट्ठी लिखते भी और घर के लिए भी ले जाते हैं और जो लिख के लाते हैं उसमें उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स में चिट्ठी डालते हैं। जब हम लोग गणेश जी का विसर्जन करते हैं, सारी चिट्ठियाँ उन्हीं के साथ विसर्जित कर दी जाती हैं। भक्त यहाँ आते हैं, गणपति के दर्शन करते हैं और लिखित रूप में मनौती मांगते हैं। मान्यता है कि श्रद्धालु जो कुछ भी मांगते हैं भगवान गणेश से वो उन्हें प्राप्त होता है। हाँ, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि बप्पा पूरी करेंगे ही हम लोग की मनोकामना। पूरी हुई है हमारी, तभी हम चिट्ठी डेली लिख रहे हैं। और इस पंडाल का नाम भी इसीलिए ये पड़ा मनौतियों के राजा, कि मेरी नहीं सैकड़ों भक्तों की मनौती पूरी हुई, मन्नत उनकी जो उन्होंने मांगा बप्पा ने दिया। इसी अगाध विश्वास के चलते गणेश उत्सव के दौरान यहाँ सुबह से विघ्नहर्ता को चिट्ठी लिखने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो रात तक चलता रहता है। देख सकते हैं कि गणपति विघ्नहर्ता विराजमान है और जो चिट्ठी लिखने का सिलसिला है वो भी भक्तों का जारी है, क्योंकि हर दिन यहाँ पर भक्त चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी को पहुँचाते हैं गणपति तक, उनका ऐसा विश्वास है। इन चिट्ठियों को गणपति विसर्जन के दिन प्रतिमा के साथ विसर्जित कर दिया जाता है, यानी बप्पा उन चिट्ठियों को अपने साथ ले जाते हैं भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, उन्हें सदैव के लिए आशीष देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन। गणेशोत्सव में बप्पा की आराधना के अलावा जो सबसे खास बात होती है वो है उनकी अलग अलग भंगिमाओं वाली मूर्ति और अलग अलग थीम पर सजे हुए पंडाल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, क्योंकि इनमें छिपा होता है कोई ना कोई संदेश। इस मायने से मुंबई के वाल्केश्वर इलाके में बना पंडाल भी अपने आप में खास हो जाता है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण का जंगलों में भटकना,
गौतम ऋषि का उन्हें उपाय सुझाना और उनके सुझाव पर समुद्र किनारे शिवलिंग स्थापित करके राम का शिव की आराधना करना। इन चित्रों में राम कथा के इसी प्रसंग की झलकी है और राम कथा कहती ये तस्वीरें लगी हैं मुंबई के वाल्केश्वर इलाके में पिंपलेश्वर गणेश पंडाल में। कहानी सदियों पुरानी है, नया है तो ये कि राम कथा के इस प्रसंग का मुंबई के वाल्केश्वर इलाके से गहरा नाता है। वाल्केश्वर ही वो जगह है जहाँ सीता की खोज में भटकते भगवान राम और लक्ष्मण को गौतम ऋषि ने सीता की खोज की युक्ति बताई थी। युक्ति ये कि भगवान राम शिवलिंग स्थापित करके अपने आराध्य महादेव की आराधना करें। वाल्केश्वर के इसी महत्व को, भगवान राम से उसके इसी संबंध को समझाने और वाल्केश्वर के लोगों को गर्व का एहसास कराने के मकसद से पिंपलेश्वर गणेश पंडाल ने ये कोशिश की है। वाल्केश्वर में जंगल था, वहाँ पे गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि को मिलने के बाद गौतम ऋषि ने कहा कि आप शिवलिंग पे अभिषेक किया जाए तो आपका जाने का मार्ग ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर राम प्रभु ने शिवलिंग बनाने के लिए यहाँ की वालू के ईश्वर बनाए, इसलिए ये जगह का नाम है वालुकेश्वर। तब पुराना नाम था वालुकेश्वर, वो जैसे जनरेशन चेंज हो गया वाल्केश्वर हो गया। हम लोग बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, मेरे दादी, मेरे दादा, मेरे पापा, इन्होंने तभी से ही बोला कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये बहुत पवित्र स्थान है। ये बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है यहाँ पे रहना, इसलिए अभी नॉर्मली जो भी यहाँ से यहाँ पे रहता है वो खुद को बहुत भाग्यवान समझता है कि हम लोग बहुत तीर्थ स्थान पे रहते हैं। यहाँ इन तस्वीरों के अलावा कुछ दूसरी तस्वीरें भी हैं जो वाल्केश्वर का इतिहास बता रही हैं। गणेशोत्सव को लेकर जब पंडाल की थीम पर विचार शुरू हुआ तो अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर जहन में आया और फिर आया राम से वाल्केश्वर का संबंध और फिर शुरू हुई तथ्यों की पड़ताल ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए उन्होंने महीनों रिसर्च किया और तथ्य जुटाए। जब ये न्यूज 1 साल पहले आई कि प्रभु राम जी का मंदिर बन रहा है, तब से हम लोग ने इसके पीछे एक काम शुरू किया, इसका रिसर्च चालू किया कि प्रभु राम यहाँ आए, बचपन से सुनते आ रहे सब लोग, बट उसके पीछे की जो घटना थी वो काफ़ी 2 तरह से सुनने में आ रही थी। तो उसके पीछे काफ़ी किताबें पढ़ी गई, आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट से मिलना चालू हुआ, खाकी टूर है उनके जो हेड है भरत डोस, उनसे मिले और जितने भी इन्फॉर्मेशन निकलते गई उससे कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन सब हमने पहली बार देखी है। पिंपलेश्वर गणेश मंडल हर साल गणेशोत्सव भगवान शिव के इसी पिंपलेश्वर मंदिर में मनाता है। यहीं गणपति की प्रतिमा विराजती है। इस बार भी गणपति का दरबार इसी पिंपलेश्वर महादेव मंदिर में सजा है, बस उसे रूप दिया गया है जंगल का। वाल्केश्वर के जंगल जहां कभी श्री राम माता सीता की खोज में भटके थे। पहले वालुकेश्वर जाना जाता था, अब वाल्केश्वर इस इलाके को कहा जाता है। यहाँ की मान्यता ये भी है कि यहाँ पर भगवान जी रहे और उसके बाद जो शिवलिंग है उनकी पूजा की और उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों आगे बढ़े। ऐसी ही सजावट यहाँ पर हर साल की जाती है। इस साल भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साल है जहाँ पर राम मंदिर बन के तैयार होगा और उसी की झलक जो है हमें यहाँ पर इस मंडल में दिख रही है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज़ टुडे। रामनगरी में भव्य मंदिर और दिव्य रामलला की मूर्ति के साथ ही श्रद्धालुओं को कई और मूर्तियां भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इन मूर्तियों में रामायण काल के प्रसंग देखने को भी मिलेंगे। अयोध्या में अगले साल जनवरी में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। श्रद्धालु जब भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें यहाँ एक और दिव्य छटा देखने को मिलेगी और वो होगी राम कथा कुंज की छटा। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ रामलला की मूर्ति बनाने का काम भी चल रहा है, तो राम कथा कुंज में लगने वाली मूर्तियों के निर्माण का काम भी तेज गति से चल रहा है।
ये मूर्तियां भी राम कार सेवकपुरम के जिस शेड में रामलला की मूर्ति बन रही है उसी के एक भाग में चल रहा है। ये मूर्तियां सीमेंट, सरिया और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन काल के आरंभ से लेकर सरयू में गुप्त होने तक के सभी प्रसंगों को दिखाने की तैयारी हो रही है। इसमें महाराज दशरथ के पुत्रेष्ठ यज्ञ से लेकर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म, शिक्षा, वनगमन, सूर्पनखा संवाद, राम रावण युद्ध समेत रामायण काल के सभी पहलुओं को चित्रकला के माध्यम से समेटा जा रहा है। कार्य चालू हुआ 2013 से। जो माननीय अशोक सिंघल जी आदेश दिए थे उन्होंने हमको लाए थे 97 में। 2013 से ये पास हुआ, तब से पुत्राष्टि यज्ञ से शुरुआत करके ये राज्याभिषेक मूर्तियाँ माने एक राम कथा कुंज के नाम से बनेगा, जिसमें रामायण के सारे प्रसंग का पार्ट मेन पॉइंट का मूर्ति दिया जाएगा, जिसमें भगवान श्री बालक रूप से शुरू करके राज्याभिषेक तक जाएगा। अभी तक श्री राम जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक की मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं और बाकी मूर्तियां बनाने का काम जारी है। इन मूर्तियों को स्थापित करने के बाद इसके पीछे इससे संबंधित पेंटिंग की जाएगी। इसके अलावा संदर्भ के अनुसार रामचरितमानस की चौपाइयों को इन पर अंकित किया जाएगा। मूर्तियां लंबे समय तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसे ग्लास से कवर कर इसके चारों तरफ लाइट लगाई जाएंगी। मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद ट्रस्ट ये तय करेगा कि इन मूर्तियों को कहां पर सुसज्जित तरीके से जगह दी जाएगी। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सबसे बड़ी जीत की खबर हॉकी टीम ने दी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पूल ए के दूसरे मैच में सिंगापुर को 16-1 से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा। भारतीय टीम की तरफ से मनदीप सिंह ने 12वें, 30वें, 51वें मिनट में गोल दागे, जबकि ललित उपाध्याय ने 16वें मिनट में गोल करके सिंगापुर को दंग कर दिया। 22वें मिनट में गोल गुरजंत सिंह की ओर से आया, जबकि उसके ठीक 1 मिनट बाद विवेक सागर प्रसाद ने सिंगापुर पर गोल मार के भारत की बढ़त और भी ज्यादा बढ़ा दी। पूरे मैच में भारतीय हॉकी टीम ने सिंगापुर को संभलने तक का मौका नहीं दिया। एशियाई खेलों में भारत की बेटियों ने सोमवार को नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पहली बार एशिया कप में हिस्सा ले रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम में हाफ सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप ही सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अब एशियन गेम्स का पहला जो गोल्ड मेडल था वो जीत लिया है क्रिकेट में। पहली बार हम खेल भी रहते हैं। शेफाली है इस वक्त मेरे साथ। शेफाली, कॉमनवेल्थ का एक्सपीरियंस, सिल्वर मेडल, लेकिन यहाँ गोल्ड। हाँ, ऑफ कोर्स यही था हमारा, वो दिमाग में था कि कॉमनवेल्थ में हम नहीं अचीव कर पाए, बट ये अब यहाँ पे हमारा यही गोल था कि हम गोल्ड लाएं, और सबने टीममेट्स ने एक दूसरे को बैक किया, एंड आई थिंक उसकी वजह से हम जीते हैं। शेफाली, लो स्कोरिंग मैच था, थोड़ा सा शुरू में लग रहा था कि यार कम है नंबर्स, लेकिन हमने डिफेंड कर लिया। आपको लग रहा था कि ऐसा मैच होगा श्रीलंका के अगेंस्ट? सी देखो, किसी को हम लाइट नहीं ले सकते, क्रिकेट है, एंड हम मतलब विकेट बहुत स्लो था जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, बट ये रन चेज करने के लिए इजी भी नहीं था और डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर वो लोग और अच्छा खेलते तो वो कर सकते थे, बट हमने एक दूसरे को बस यही बोला कि अपने स्ट्रेंथ को बैक करना है बॉलिंग में, तो हमने वही किया और इसलिए हम गोल जीते। शेफाली, इस विकेट के बारे में आपको पता नहीं बताया गया है कि नहीं, ये विकेट नई विकेट सिर्फ एशियन गेम्स के लिए बनी है। कैसी लग रही थी विकेट, और क्या जितने आपने अभी तक मैचेस खेले कैसा एक्सपीरियंस था? देखो, हमने स्टार्टिंग के मैच खेले उसमें तो बहुत अच्छी विकेट थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इन द फाइनल बहुत स्लो विकेट था, बट या हमें बताया गया थोड़ा स्लो रहेगा, पर ठीक है, जो कंडीशंस है उस हिसाब से हम खेलते हैं। एशियन गेम्स 2023 में रोइंग के इवेंट खत्म हो गए हैं। भारत ने दूसरे दिन भी रोइंग में 2 मेडल जीते। इस तरह रोइंग में भारत के एथलीट्स ने कुल 5 मेडल अपने नाम किए। जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत कुमार, आशीष गोलियान की टीम ने पुरुष 4 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि सकल्स इवेंट में सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह, जाकिर खान और सुखमीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इन तमाम लोगों से हमने खास बातचीत की, सुनिए। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टीम हमारे साथ है। सबके गले में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है, और क्रेडिट जाता है इस्माइल जी को, क्योंकि इतनी मेहनत उन्होंने टीम को करवाई। इस्माइल जी, किस तरीके से आपने टीम को प्रिपेयर किया, और क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही मेडल इवेंट शुरुआत होगी हमारे को मेडल मिलने वाला है? पहले क्रेडिट की बात आप किया तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सब इस्माइल भाई तो आगे है, लेकिन मेरे पीछे बहुत लोग हैं, कोचेस है, सपोर्ट स्टाफ है, फेडरेशन है, गवर्नमेंट है, आर्मी है, कई लोग है। ये सब हमारा टीम वर्क का नतीजा है। आज हम खुशी से आपके सामने खड़े हैं। खुशी की बात होती है कोच जब अब पर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो, लेकिन कोच इतना भी खुश नहीं होता कि अभी उसकी कभी जो भूख है ना कभी मिटती नहीं है। अभी कल भी हमारे लिए दिन बचा है, कल भी हमें और कुछ करना है। जहां तक आज का दिन है, मैं समझता हूं हमारे लिए अच्छा निकल गया। बिल्कुल, हम उम्मीद भी यही करते हैं कि अगले जो दिन है वहां पर भी हमें अच्छा मेडल हो, कलर कन्वर्ट हो बेसिकली।
अरविंद, आपको चोट लगी थी, किस तरीके से आपने अपनी चोट को संभाला, वापसी की और मेडल तक पहुंचे? ये सर बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, पहले बताया था मैंने। तो सर इतने बड़े इवेंट में और इतनी बड़ी इंजरी हो जाए सर बहुत बड़ी बात है। उसके बाद परफॉर्मेंस देनी, फिर सिल्वर मेडल निकालना सर काफ़ी बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, ये सारे लोग, मैं आपको और इनके बारे में बता दूं, ये जितने भी एथलीट्स हैं ये आर्मी से आते हैं, आर्मी का बैकग्राउंड है इनका। सब देश के लिए जो है लड़ाई जो होती है उसमें सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं, और जब मौका आता है कि देश के लिए ही इवेंट्स में जाकर, खेलों की दुनिया में जाकर मेडल हासिल किया जाए, तो वहां पर भी ये सारे जो है, और खासतौर पे आप देखिए कि हम चाइना में खड़े हैं और भारतीय जो आर्मी के हमारे जवान हैं उन्होंने मेडल हासिल किया है। आपके लिए कितना बड़ा ये मेडल है और कितना बड़ा आपको गर्व महसूस हो रहा है? मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। मेडल फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल मेडल है और काफी खुश हूँ मैं मेडल। आप बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ अपना अनुभव बताइए कि यहाँ आए आप और मेडल हासिल किया देश के लिए, क्या बोलेंगे जो देश में जो लोग बैठे हैं उनको? जी ये सर के मेहनत, जो भी मेहनत कर रहे हैं उनको करती रहनी चाहिए मेहनत, और मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत ही सब कुछ है। आर्मी के जवान है ये, तो जोश भी देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वैसा ही बना रहे इस पूरे इवेंट पे। तो जब देखिए, तो यही बात हुई ना। तो एक बार आप जरूर, जो हमारे दर्शक है ना, वो जरूर जानना चाहेंगे कि आर्मी का जो जवान होता है वो कैसे सेलिब्रेट करता है अपने मेडल को। तो एक बार करके बताइए कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? भारत माता की जय तो एटलीस्ट बनता ही है, हम यहाँ पे हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो आप कर सकते हैं आराम से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 19वें एशियन गेम्स के दूसरे दिन सोमवार को भारतीय एथलीट्स ने 2 गोल्ड समेत 6 मेडल जीते हैं, लेकिन मेडल की शुरुआत हुई शूटिंग ने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीतकर। टीम इवेंट में मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी की टीम ने सिल्वर जीता है। तीनों से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप ही से मैं जानना चाहूंगा, क्या ये मतलब तय कर लिया था कि दिन की शुरुआत होगी तो मेडल से नीचे कुछ नहीं चाहिए, कंट्री सुबह सुबह उठे तो वो खुश हो? वेल डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड तो ये था कि इंडिया के लिए पहला मेडल हम लाने का वो चांस मिला है जब, तो लाना तो चाहिए। तो उसी हिसाब से हमने अपना तैयारी भी करा था, एंड मैचेस भी काफ़ी अच्छे गए हम सबका। तो उसके बाद हमको टीम मेडल मिला, एंड दैट टू सिल्वर। एंड एशियन गेम्स उतना आसान होता नहीं है शूटिंग के लिए, काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है, तो हम काफ़ी खुश है कि हम यहाँ पे सिल्वर मेडल लिए। जब चल रहा था सारा इवेंट आपका ऑन था, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि गोल्ड तक निशाना लग सकता है ना? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, फिर क्या हुआ ऐसा अचानक कि सेटल होना पड़ा सिल्वर? वेल हमारे जैसे इंडिविजुअल गेम होता है सबका, तो हमको पता नहीं चलता कि कौन क्या मार रहा है, बट तब हम बस अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं, जैसा हम वहाँ पे जितना कर सकते वो हम करते। फिर क्या मेडल होता है वो मतलब एक्चुअली डिपेंड्स ऑन डे टू डे। गोल्ड हो भी सकता था, एंड हम काफी क्लोज भी थे, बट कोई बात नहीं, अगले बार ले लेंगे। ऑफकोर्स, और हमको उम्मीद भी यही करते हैं कि अगली बार वो मेडल कन्वर्ट होगा, कलर चेंज होगा। टीम के और भी मेंबर्स हैं। आपने कैसे इस एशियन गेम्स को प्लान किया था? बिकॉज सारे एथलीट्स प्लान करते हैं। एशियन गेम्स क्लोजर टू द ओलंपिक्स इज ऑफ कोर्स अ बिग इवेंट। पिछली बार जो एशियन गेम्स हुआ था तब तो मैंने मेरी शूटिंग स्टार्ट की थी। मुझे याद है आप पैलमबैंग के लिए सोच रहे थे। जी, और अभी ये वाला एशियन गेम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और पहला मेडल हमारी तरफ से आया है, तो काफ़ी खुशी की बात है और इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। सो या ओके, आपसे बस मैं ये समझना चाहता हूँ कि टीम एज अ टीम अच्छा स्टार्ट करना, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, टीम के लिए कितना ज़रूरी है? वेल इट्स एन इंडिविजुअल इवेंट, तो लाइक एवरीवन कीप्स हर कॉन्फिडेंस कि हाँ वी विल डू अच्छा एंड अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे। बट हम लोग को ऑब्वियसली आपस में भी एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि यस हम लोग तीनों अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड मेडल लेकर आ सकते हैं। हम ओलंपिक्स के भी बहुत नज़दीक हैं, कैसे चल रही है आपकी तैयारी, क्या है थॉट प्रोसेस?
वेल डेफिनेटली कि ये एशियन गेम्स लास्ट गेम्स है बिफोर पेरिस ओलंपिक्स, तो ये यहाँ पे खेल के जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, जो सीख मुझे मिली, तो वो बहुत हेल्प करेगा मुझे पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयार होने में। तो मैं अभी इसी के ऊपर जो भी मैंने यहाँ से सीखा, जो भी लर्निंग्स मेरी हुई, मैं उसी के ऊपर काम करूंगी और ताकि मैं पेरिस के लिए और बेहतर और मजबूत तरीके से तैयार हूँ। आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें, तो देखते हैं आज का विचार। हेनरी डोहर्टी ने कहा है कि जब तक कुछ सीखने को बाकी है तब तक एक छात्र बने रहें। मतलब ये है कि अपने पूरे जीवन में सीखते रहें। और चलिए लंच टाइम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।